Hello everybody. So my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अलार्मिंग सा चैप्टर. अलार्मिंग क्यों बोला? बिकॉज ऐसा चैप्टर है जो हमें कुछ वार्न करना चाहता है और बताना चाहता है कि इट्स हाई टाइम नाउ. अगर हम अब भी नहीं जागे सो देयर वुड बी अ बिग डिस्ट्रक्शन. अब कौन से डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कौन से लॉस की बात हो रही है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर. नाउ अब चैप्टर कौन सी है? सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. कहाँ की जर्नी? सो दैट अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ये ऐसी जर्नी है, कहाँ तक जा रही है जर्नी? टू द एंड ऑफ द अर्थ. अब बेसिकली ये जो चैप्टर है इसको लिखा है तिशानी दोशी ने. अब ये तिशानी दोशी कौन है? सो शी इज अ डांसर, शी इज अ पोएट as well as she is a journalist. तो ये जो चैप्टर है एग्जैक्टली उनका खुद का ही उनकी रियल लाइफ स्टोरी है जो उन्होंने इस चैप्टर के फॉर्म में हमारे लिए लिखी है. अभी क्यों ये बताना चाहती हैं, ये उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस क्यों पब्लिकली शेयर करा है, दैट टू विद 12th क्लास स्टूडेंट्स? बिकॉज ये हाई स्कूल, जब वो खुद स्कूल में थी तो उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को विटनेस करा और अब वो चाहती हैं कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को इतनी समझ होनी चाहिए. क्या बताना चाहती है? नाउ लेट्स सी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. सबसे पहले हम थीम समझेंगे और फिर चैप्टर का मेन आइडिया और फिर समराइज वे में इस पूरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे. बट इससे प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू स्पीक अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये है क्या, किसके बारे में है? सो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो इसका लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसे एक्सपेडिशन पे तिशानी दोशी जा रही हैं विच इज टेकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का जो एंड है, सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ये जा रही हैं. वहाँ पर क्यों जा रही है, वही जगह क्यों ऑप्ट करी, ये सब बेसिक डिटेल्स हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. बट मेजरली यहाँ पे क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देयर इज अ पर्सन जो एक कैनेडियन है जिनका नाम है जियोफ, मेजरली जियोफ ग्रीन, इज स्टार्टिंग विद दिस एक्सपीडिशन. और वो टारगेट करते हैं किनको? स्टूडेंट्स ऑन आइस को. ये स्टूडेंट्स ऑन आइस वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी यंग हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. ये उन बच्चों को कंसिडर करते हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, जो कि है. और क्यों फ्यूचर ऑफ टुमारो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स. ये आज जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, ये कल को हमारा भविष्य बनेंगे और अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाएंगे. और इसके लिए वो बेस्ट चीज कंसीडर करते हैं कि आप बुक्स के थ्रू या थ्योरेटिकल चीजों को इम्पार्ट नहीं कर सकते. सो बेस्ट वे इज टू टेक पीपल प्रैक्टिकली इन दैट सिचुएशन. तो इनको बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है अंटार्कटिका का. अब अंटार्कटिका में ये लोग जाते हैं रशियन वेसल के थ्रू जिसका नाम है एकेडमिक स्क्रॉल से. अब ये नाम क्या है और इसमें क्या है वो भी हम इसके बारे में समझेंगे. बट एक रशियन वेसल जो मेजरली आप बोल सकते हैं एक शिप है जिससे लोग जर्नी करें. अभी जर्नी थी तिशानी दोशी की, दैट टुक इंटायर 100 days. अभी 100 days में सिर्फ शिप पे नहीं गई थी वो, उन्होंने एयर ट्रेवल भी करा था, वाटर ट्रेवल भी करा था और लैंड ट्रेवल भी करा था बाय कार. तो ये 3 मोड्स के थ्रू अपनी जर्नी को कंप्लीट करके फाइनली कहाँ पहुंचती है? ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहुंचती है. एंड व्हेन शी रीच देयर वो फाइंड करती है वहाँ पे कि लाइक 100 days की जो जर्नी थी उसकी बात तो बहुत टायर्ड उनको फील करना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. रादर वो बहुत ही पीस फील करती है और वो बहुत एंजॉय करती है जब वो अंटार्कटिका को फर्स्ट टाइम देखती है, क्योंकि वहाँ की ब्यूटी ने उनको इतना मेस्मराइज करा. ऑल दो वहाँ पे कोई इकोसिस्टम नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे लोग, जीव जंतु, जाति प्रजाति कोई नहीं रहती थी. कोई ह्यूमंस का या ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन नहीं था वहाँ पे. और इससे हमें समझ में आ रहा है कि दूर दूर तक बस ग्लेशियर्स थे और आइस के रॉक्स थे या सिल्ट्स ऑफ रॉक्स थे. तो पूरी जगह देखा जाए तो बर्फ ही बर्फ थी और वहाँ पे ना लोग थे, ना कोई जीव जंतु थे, ना पेड़ पौधे थे ज़्यादा. बट
फिर भी वो जगह बहुत अच्छी थी। तो ये जगह क्यों डिसाइड करी, बिकॉज दिस इज दैट प्लेस। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे पास्ट से, टॉकिंग अबाउट नॉट वेरी रिसेंट पास्ट बट लॉन्ग पास्ट, अगर हम बात करें प्रोसाइसली 650 मिलियन ईयर्स अगो की, तो तब ये बहुत डिफरेंट हुआ करता था। और तब एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि अभी जो हम चल रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड, अगर हम 650 मिलियन ईयर्स की बात करें तो ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, जो कहीं ना कहीं लैंड मासेस स्प्लिट हो गए, जिसमें ओशंस आ गए, जिसमें लैंड्स बन गए, माउंटेन एरियाज आ गए, तो जिसकी वजह से अब ये पूरा चेंज हो गया और प्रेजेंट में। और ये भी बताया गया है कि इतने पास्ट में इसका टेम्परेचर, जो अंटार्कटिका आज कोल्डेस्ट वेदर की वजह से फेमस है, वो एक टाइम पे बहुत ही वार्मर हुआ करता था और आज इतना कोल्डेस्ट हो गया। और फिर वैसा टाइम शुरू हो रहा है। अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें, पास्ट प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में देखें, तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी भी उसकी आइज है, जो भी ग्लेशियर्स है, वो हमारे कॉन्टिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं। अब क्या रीजन है ये तो सबको पता है, दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ द चैप्टर। ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं? हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है सन की अल्ट्रावायलेट रेस से, तो वो क्या चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं? क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रही है? दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन कौन है? कोई और बाहर से नहीं आया है जो इन फैक्टर्स को क्रिएट कर रहा है, बट इट इज जस्ट वी ह्यूमंस। हम फॉसिल्स को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस का। और ऑब्वियस रीजन है कि पॉपुलेशन जो है वो एवर इंक्रीजिंग है, उनकी एवर इंक्रीजिंग नीड्स, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेस को भी खत्म कर रहे हैं, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। और इसकी वजह से सारी चीजें, हमारा जो यूनिवर्स का जो बैलेंस है, वो सारी चीजें चेंज हो रही है। बिकॉज क्यों, अगर एक चीज पे इफेक्ट आ रहा है तो दूसरी चीज पे इफेक्ट आ रहा है। और यही एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में भी समझेंगे। जब जैसे आपने देखा होगा, जैसे ब्लू ग्रीन कलर की जो एल्गे होती है, जिसको हिंदी में काई बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज जहाँ पे होती है, जो एक्वेटिक लाइफ या मरीन लाइफ का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं। यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल से समझाया गया है। अब ये नर्चर करता है, जितने भी एक्वेटिक लाइफ रहती है उनको फूड देता है, जिसकी वजह से वो नर्चर होते हैं। और इन रिटर्न उनको कौन खाता है? बर्ड्स खाते हैं। बर्ड्स को कौन कंज्यूम? तो इस तरीके से पूरी फूड साइकिल है या फूड चेन बोल सकते हैं। अगर एक पार्ट भी डैमेज होता है, एक छोटा यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रही है तिशानी दोषी कि अगर एक दिन में भी कोई चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा चेंज बन जाता है, वो ग्रेजुअल होके। तो हमें कैसे, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और हमारे क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कैसे हम अपने कॉन्टिनेंट्स को, हम अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ये एक मेजर मैसेज दिया है इस चैप्टर में तिशानी दोषी ने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द थीम ऑफ द चैप्टर, और फिर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने के बाद चैप्टर को समराइज्ड वे में हम समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग द थीम ऑफ द चैप्टर। तिशानी दोषीज विजिट टू अंटार्कटिका, द कोल्डेस्ट, बहुत ही ठंडा, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट, बहुत ही ड्राई है और विंडीएस्ट, को तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पर। तिशानी दोषीज विजिट टू अंटार्कटिका, द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अबोर्ड द रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम था एकेडमिक शुकाल्स्की। अब देखा जाए तो अगर ये वर्ल्ड का अगर मैप है तो आप देखिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहाँ पे। सो हियर यू गो विद द अंटार्कटिका। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है पैसिफिक, और ये जो ब्लू ब्लू है वो पूरा पानी का सिंबल होता है। सो पैसिफिक ओशन यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे पूरा पानी पानी है। और ये हमारा मेन अंटार्कटिका जो पूरा स्नो से कवर्ड है ना। अब इन लोगों ने क्या करा, तिशानी दोषी की जो विजिट थी वो कहाँ से, वो लोग कहाँ के लिए हेड करते हैं, टुवर्ड्स अंटार्कटिका। और वो कैसी जगह है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और बहुत ही विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अब ये लोग अबोर्ड करते हैं एक रशियन रिसर्च वेसल को। अब ये रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम है एकेडमिक शुकाल्स्की, दैट गेव हर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड अ बेटर पर्सपेक्टिव टू द डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन
अर्थ। अब ये जो अकेडमिक ये जो रशियन रिसर्च वेसल था जिसका नाम था एकेडमिक शिकाल्स्की, इसके हेड थे जियोफ ग्रीन, जो कि एक कैनेडियन थे, वो इनको हेड कर रहे थे। और उनका पर्पस मेजरली क्या था कि वो ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे यंग पीपल को जिनको वो फ्यूचर ऑफ टुमारो कंसिडर करते हैं, उनको ये ऐसे ट्रिप्स पर लेके जाते थे जिससे प्रैक्टिकली बच्चा उन चीज़ों में देखे, उनको कंपेयर करे, पास्ट कैसा था उस जगह का, प्रेजेंट क्या हो गया है और फ्यूचर कैसा हो सकता है, उनको स्टडी करे, एनालिसिस करे, उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करे। और आगे जाने वाले टाइम में जब वो लोग थोड़े से और मैच्योर हो जाए, लर्नड हो जाए, तो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि अर्थ के फेवर में बने। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि कुछ समय पहले वो किसको ले जाया करते थे, बड़े बड़े जो एक्टर्स होते थे, स्टार्स होते थे, रिच पीपल होते थे या रिटायर्ड पीपल होते थे, इन लोगों को ऐसी जगहों पे ले जाते थे और उसके बारे में बताते थे। बट उनको फाइनली ये रियलाइज हुआ कि ये कोई हेल्प के नहीं है, मैं इन लोगों को ले जाता हूँ बट ये लोग तो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इन सेफ गार्डिंग द अर्थ, वो इतने प्रोडक्टिव तरीके से कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। सो इसीलिए उन्होंने वो आइडिया को ड्रॉप करते हुए और अब किसको टारगेट करा, यंगस्टर्स को। तो अब जिस ग्रुप के साथ जा रही थी, दैट वाज अ ग्रुप जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। नाउ gave her, अब ये जो ट्रिप था इसने इनको क्या मिला, that gave her a very deeper understanding and a better perspective to the damage which is caused by human impact on earth। इससे उनको पता चला कि हम ह्यूमंस के क्या इम्पैक्ट्स हैं किस पर, मदर अर्थ पर। और उनको ये भी पता चला कि what is a deeper understanding and a better perspective to the damages which are caused by human impact on earth। किस तरीके से हम without even giving a damn consideration, without even knowing that whether consumption of this or over exploitation, overgrazing, deforestation, इन सारी चीज़ों के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम कॉन्टिन्यूसली इन सब इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करते हुए हम अपनी नीड्स के लिए, हम अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लिए लग्जरी बनाने के लिए हम इन चीज़ों को कट कर रहे हैं, जिसका एक बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है हमारे अर्थ पर। Antarctica, though unpopulated, has been affected and there is a growing concern for its 500,000-year-old carbon records trapped under its ice sheets। अभी क्या बोल रहे हैं, अंटार्कटिका दो अनपॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, इनफैक्ट पॉपुलेशन नहीं है बिकॉज हमने देखा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई वहाँ पे कोई घर बिल्डिंग्स नहीं बनी है, लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। और जो कुछ एनिमल, कुछ मैमल्स की स्पीशीज़ वहाँ पे रहती थी, एक टाइम पे जो रहा करती थी, आज वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरा और फाउना देखने को भी नहीं मिलता। तो वो ड्राइएस्ट प्लेस इस सेंस में बोला गया है। सो दो इट इज़ अनपॉपुलेटेड, has been affected and there is a growing concern for its 500,000-year-old carbon records which are trapped under its ice sheets। वो बोले दो वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही प्योर है, बिकॉज वहाँ पे कोई लोग नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो दैट इज अनपॉपुलेटेड। बट फिर भी वो अफेक्ट हो रही है और देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इट्स 500,000 ईयर। 500,000 मतलब लगभग 50,000 की ये बात हो रही है। 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन जो रिकॉर्ड्स थे वो आज भी कहाँ पर, कार्बन के जो रिकॉर्ड्स है वो कहाँ पर दबे हुए हैं, अंडर आइस शीट्स। क्योंकि ये पूरा ऐसा एरिया जो बहुत ही कोल्डेस्ट है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो वो उनके इतने सेडिमेंट्स हो गए, इतने लेयर्स हो गए कि उनके नीचे कहीं ना कहीं इतनी पुरानी चीजें कहीं ना कहीं दब गई है। The students on ice, अब जिसकी हम बात कर रहे थे, that is a students on ice program, it takes high school students to Antarctica। Why? क्यों ले जाते हैं ये? So the purpose है to create awareness in them, उनको जागरूक करना, उनको अलर्ट करना, उनको ये बताना कि what are the results, what are the repercussions of our doings in the present time। हम जो present time में जो actions कर रहे हैं उनका
फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या इल इफेक्ट्स होंगे उसके, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। तो इन चीज़ों से अवेयर करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम को इनिशिएट करा। द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, अब ये जो स्टूडेंट है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स, इनको क्या बोला गया, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज दे आर द वन हु वुड क्रिएट पॉलिसीज फॉर टुमारो एंड हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। और इन सब के अलावा वो ये मेजरली बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उससे कॉन्टिनेंट्स खत्म हो सकते हैं, वो दिन कोई दूर नहीं है। दिस इज वेरी रियल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी जस्टिफाइड एंड टॉप ऑफ दैट इट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो ये दिन कोई दूर नहीं है कि हमारे ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेजर चीज़ ये बताना चाहते हैं उनको प्रैक्टिकली उन चीज़ों से विटनेस करा के, क्या हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। कि हम बोलते रहते हैं ऐसा मत करो वो मत करो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, हमें इसको कंट्रोल करना होगा। तो प्रैक्टिकली यंगस्टर्स को वहाँ पे लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ आर डूइंग्स इन द प्रेजेंट टाइम। हम प्रेजेंट में ऐसा करते हैं, ये करते हैं, जिसके सारे इफेक्ट हैं और ये हम देखने को हमें मिल रहे हैं। तो मेजरली इन चीज़ों के लिए हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि दिस इज़ द हाई टाइम। अगर अब भी हमने अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा टुवर्ड्स मदर अर्थ, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मेजर डिस्ट्रक्शन होगा, जिसमें इट कुड बी लाइक कि शायद हमारा भी सर्वाइवल हो या ना हो। Now, starting with the introduction of the chapter, so before human evolution, अभी ये कब की बात बता रहा है, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन भी नहीं हुआ था, जब सिविलाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ था। अंटार्कटिका वॉज पार्ट ऑफ अ ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास विच वॉज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। अब किसकी बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में, ये वही गोंडवाना लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतनी पुरानी बात है, एज आई सेड इट इज़ समवेयर अराउंड पास्ट में 650 मिलियन ईयर्स अगो। तो इतने सालों पुरानी बात कर रहे हैं कि जब ह्यूमन भी इवॉल्व नहीं हुए थे तब की बात। अंटार्कटिका क्या था, एक पार्ट था, एक ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास, एक एरिया ऑफ लैंड का पार्ट था जिसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, विच फ्लरिश्ड 500 मिलियन ईयर अगो। Geological, geographical and biological changes occurred in Antarctica, separated and moved away, evolving into what it is today. अब क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए अर्थ के सरफेस में, अर्थ में क्या क्या सब्सटेंसेस हैं, उसका एरिया क्या है, उन सारे सेंस में चेंज हुए। जियोग्राफिकली सेंस में चेंजेस हुए कि पहले इतना डायमेंशन थी, अब इतना रह गया, पहले यहाँ पर पोजीशन थी, अब वहाँ पर आ गया। जब हम मैप देखते हैं तो उनमें सारी पर्टिकुलर जगह को मैप में बताया जाता है कैसे लॉन्गिट्यूड हो, इतने डिग्री पे ऐसे करके। तो अगर हम जियोग्राफिकली देखें तब भी उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और बायोलॉजिकल चेंजेस में हमें देखने को मिलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ से हमें पता चलता है कि पहले कुछ स्पीशीज थी एनिमल्स की, कुछ मैमल्स थे जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, बट आज वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल, दे चेंजेस अकर्ड एंड अंटार्कटिका। और ये सारे चेंजेस हुए हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। और क्या हो गया, अंटार्कटिका सेपरेट हो गया और मूव अवे, और ये सेपरेट होके मतलब जो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, इवॉल्विंग इनटू व्हाट इट इज टुडे। और आज हमें जो देखने को मिलता है ये एज इट इज फॉर्म में है। The story starts with the author on a journey in a Russian vessel. अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंटायर चैप्टर को बहुत ही समराइज्ड वे में। तो जब आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ोगे तो वो आपको 3 पार्ट्स में दिखेगी। तो सबसे पहले वो जर्नी के बारे में बताएंगे, फिर उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका अर्थ में, और फिर वो लास्ट में उसको वॉक ऑन द आइस पे करके उसका एक पार्ट है। सो दिस इज एग्जैक्टली कि 3 पार्ट्स में स्टोरी डिवाइडेड है, बट यहाँ पे हमने समराइज में पूरी चैप्टर को इंक्लूड करा है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द ऑथर ऑन अ जर्नी, ऑथर दैट इज
Tishani Joshi. So, Tishani Joshi, Doshi. The story starts with the author on a journey in a Russian vessel, जिसका नाम हमने अभी देखा था, Akademik Stravalsky. It was headed towards Antarctica. वो कहाँ के लिए हेड कर रहे थे? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ. We learn that the author has traveled about 100 hours in a car, aeroplane as well as the ship. The main objective of this trip, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये ट्रिप क्यों स्टार्ट करी गई, क्यों इनिशिएट करी गई? इट वॉज टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका के बारे में सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए. फर्दर वी लर्न अबाउट हर 14 days स्टे देयर एंड व्हाट ऑल इज प्रेजेंट देयर. और हमने इसके बाद में क्या देखा कि वो 2 हफ्तों तक वहाँ पर रुकी है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में. इंटायर 14 days का उनका जो स्टे था अंटार्कटिका में, उसमें उन्होंने कैसी चीज़ों को ऑब्जर्व करा, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे सीखा, क्या देखा, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे. और यही पर्पस था कि ये जो रिसर्च वेसल था, इसको इनिशिएट इसीलिए किया गया था कि लोग प्रैक्टिकली, स्पेसिफिकली हाई स्कूल स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे खुद चीज़ों, वहाँ पर रुके, चीज़ों को देखें, समझें, कंपेयर करें कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा हो गया है और अब इनका फ्यूचर क्या होगा. वहाँ की लाइफ को देखें, इकोसिस्टम के बारे में समझें, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में एग्जामिन करें. तो ये सारी चीज़ों के लिए ही इनिशिएट किया गया था, जो तिशानी दोशी ने भी बहुत सक्सेसफुली उसको कंटिन्यू करा. The place stores 90% of the Earth's total ice volumes with no trees, no buildings or anything. अब क्या बोल रहे हैं, जो प्लेस है इसमें अर्थ का जो टोटल, जो अर्थ की अगर मैं टोटल बोलूँ कि 100% आइस वॉल्यूम, उसमें 90% जो आइस की वॉल्यूम है वो सिर्फ अंटार्कटिका में देखने को मिलती है. The place stores 90% of the Earth's total ice volume with no trees, नो बिल्डिंग्स और एनीथिंग. ना तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही वहाँ पर कोई जीव जंतु है, ना ही कोई वहाँ पे जानवर और बर्ड्स हैं. कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती. बिल्कुल शांत वातावरण है, बहुत ही पीसफुल जगह है, बिल्कुल पोल्यूशन, क्योंकि कोई वहाँ पे है ही नहीं तो पोल्यूशन किस चीज़ से होगी. बट फिर भी एक थ्रेट है, और वहीं पर क्यों ले जाया गया है? तो थ्रेट ये है कि वो जो कॉन्टिनेंट है वो ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है. उसका फ्यूचर ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट तो नहीं बोल सकते बट फ्यूचर ज़रूर बोल सकते कि अगर अभी से हमारे एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हुए, या अभी से हमने ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप नहीं करा, या हमने डिप्लीशन, रिसोर्स को डिप्लीट करना ख़त्म नहीं, रोका नहीं, और कॉन्टिन्यूसली अर्थ को एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस को अपने वर्ल्ड मैप से मिस कर देंगे. सो इट हैज़ 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट. अब इसमें क्या होता है, 24 आवर्स वहाँ पे 24 घंटे क्या रहता है, धूप, मतलब धूप, सन नहीं दिखता लेकिन लाइट रहती है, अंधेरा नहीं होता वहाँ पे. वाइट वाइट जैसे स्नो होते हैं ना, बिल्कुल एक वाइट कलर की बॉल है, तो वहाँ पे पूरा टाइम ऐसा ही रहता है. 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट. अब मेजरली समझना जरूरी, व्हाट इज ऑस्ट्रल समर लाइट? सो दैट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो समर होता है, ये हम अगर वर्ल्ड का जो मैंने मैप आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर हम इस एरिया की बात करें तो दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो समर्स में जो लाइट रहती है उसको रेफर किया ऑस्ट्रल समर लाइट. Moreover, it is covered in silence. और पूरी तरफ शांति शांति, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा पेड़, वहाँ पे छोटा सा पौधा या एक पेड़ तक नहीं है, तो आवाज़ किसकी आएगी? पोल्यूशन कौन क्रिएट करेगा? So this makes the author wonder about the time when Indian Antarctica were the same land masses part. अब यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जानने को मिलती है. That is कि जब हमारी ऑथर तिशानी दोशी जब खुद अंटार्कटिका में गई, और जहाँ पे उनको पता चला पास्ट के बारे में कि इट हैपेंड वंस, और ये चीज़ उनको देख के बहुत वंडर हुई अबाउट द टाइम. एक टाइम था जब इंडिया और अंटार्कटिका वर द सेम लैंड मासेस पार्ट. मतलब एक ही लैंड का जो अपार्ट नहीं है, एक पीस ऑफ लैंड है, उसी का ही एक पार्ट था इंडिया और अंटार्कटिका. मतलब ये अलग अलग नहीं थे. फिर बहुत सारे साल बीत गए, अप्रॉक्स 650 मिलियन ईयर्स अगो. अगर सिविलाइजेशन आ गई, ओशंस आने लग गए, लेक सिटीज डेवलप होने लगी, तो जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल अलग हो गया इंडिया फ्रॉम अंटार्कटिका. नाउ वी लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सदर्न सुपर
सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। और हमें यहाँ पे ये भी पता चला कि अर्लियर जब अर्थ और अंटार्कटिका एक साथ एग्जिस्ट करते थे, एक ही लैंड मास पे एग्जिस्ट करते थे, तब वो कौन सा लैंड था, वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। सो वी लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अब सदर्न क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड है, तो सदर्न का सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे पहले। Now, it existed for 650 million years ago. अभी गोंडवाना लैंड उससे भी 100 साल, तो अभी हम जो चीज़ें बात कर रहे हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले, अभी उससे भी पुराने टाइम की बात हो रही है जब ये गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था और फिर डिवाइड हो गया तो अभी अंटार्कटिका बन गया। सो इट एग्जिस्टेड फॉर 650 मिलियन ईयर्स अगो। वी लर्न दैट द क्लाइमेट बैक देन वाज मच वार्मर। और हमें क्या पता चला कि तब इतने सालों पहले जो वहाँ का टेम्परेचर था वो बहुत ही गर्म था, वार्मर था वो बहुत, एंड ऑल्सो सस्टेन्ड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज जो जगह हमें बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेस दिख रही है, बहुत ही सूखा दिख रहा है, अनपॉपुलेटेड दिख रहा है, ये नहीं बोलूँगी कि पहले पॉपुलेटेड था, बट एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि पहले येस देयर एग्जिस्टेड लाइफ, वहाँ पे एटलीस्ट फ्लोरा फाउना देखने को तो मिलता था, बट अब ओवर द ईयर्स ये सारी चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज प्रोबेबली वो सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं अब। बिकॉज उस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर था वो भी काफ़ी वार्मर था, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी फ्लोरा और फाउना में। नाउ ऑल दिस वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सब कहाँ पे हुआ, जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं जाते हैं कहीं पर तब तक तो चीज़ें बहुत बढ़िया चलती है। द मोमेंट हमारा इंटरफेरेंस लोगों में शुरू हो जाता है या चीज़ों में शुरू हो जाता है, स्पेसिफिकली जब ह्यूमंस स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द नेचुरल थिंग्स, जब हमारा इंटरफेरेंस शुरू होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में, हमारी हमारे इकोसिस्टम में, तब वहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रैक्शन। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि ऑल दिस वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सबसे बड़ी फसाद की जो जड़ बोल सकते हो, मेजर बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पर कौन है जिसकी वजह से ये सब कुछ कॉज हो रहा है। बिकॉज अगर ये ना होता तो ऐसा भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं करते, और शायद हमारे कॉन्टिनेंट आज एज इट इज प्रिजर्व रहते जो इतने साल पहले भी थे, बट वो सब नहीं हो रहा है। कॉज क्या है, मेजर रीजन क्या है, दैट इज वी ह्यूमंस, नॉट ओनली वन बट एंटायर सोसाइटी, एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज। सो मोरोवर फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना फ्लरिश्ड। और तो और क्या बता रहे हैं, मतलब 650 से पहले 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना बहुत अच्छे से सक्सेसफुली फ्लरिश कर रहा था, फल फूल रहा था। दस आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, अब यहाँ पे क्या बताया, जब एक्सटिंक्शन किसका हुआ, डायनासोर्स का हुआ, मैमथ्स का हुआ, ऐसे कुछ स्पीशीज़ थी जो उस समय में देखने को मिलती थी, और वाइल्ड रीनोज भी थे यहाँ पर। तो ये जो सारी स्पीशीज़ हैं इनका जब एक्सटिंक्शन हुआ, दस आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कंट्रीज। तो जो पूरा लैंड मास था जिसकी हमने बात करी, जहाँ पे इंडिया भी था और अंटार्कटिका भी था, मतलब एक ही लैंड मास पे दोनों एग्जिस्ट करते थे। और जब ह्यूमन सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ, जब ह्यूमंस इवॉल्व हो गए तो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, लैंड मास सेपरेट हो गया, और तब उसके बाद क्या हुआ था, एक्सटिंक्शन हो गया था डायनासोर का, और लैंड मास सेपरेट हो गए थे इनटू कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज बन गई थी। अब एज वी नो टुडे, जैसे कि हम आज जानते हैं, मोरोवर वी ऑल्सो लर्न अबाउट द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हमें ये भी क्या पता चला, क्लाइमेटिक कंडीशन, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि पहले यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं होता था, पहले तो यहाँ पे बहुत बारिश होती थी, पहले यहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती थी, पहले तो यहाँ का बहुत टेम्परेचर ठंडा था, अब गर्म हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज की बात हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो क्यों हो रहा है चेंज इन क्लाइमेट। सो द मेजर रीज़न क्या है क्लाइमेट चेंज का, सो दैट इज़ ऑल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से सारी चीज़ें, सब जो बैलेंस है वो पूरे इम्बैलेंस हो रही है हमारी पूरी अर्थ के सिस्टम, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, और एग्जैक्टली देयर इज अ चेंज। नाउ
Moreover, we also learn about the reality of climate change. Similarly, the author believes that believes that to study the impact closely, one must make a visit to Antarctica. और यहाँ पे finally हमारे author बोल रहे हैं, author हमारे तिशानी दोषी बोल रही हैं कि अगर किसी को चीज़ों को really witness करना है, जानना है कि क्या हमारे actions के consequences हो रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट देखने को अभी से मिल रहा है, प्रैक्टिकली अगर समझना है कि यस जो बोला जाता है अलार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का जो केस हो रहा है, अगर लिटरली देखना है तो वन मस्ट विजिट अंटार्कटिका, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप रियलिटी से एक्वेंट हो और अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो इसीलिए सी इट इज़ ऑलवेज वेरी फेयरली सेड कि थियोरिटिकल नॉलेज हमें बहुत प्रूवन नहीं होती, बहुत रिजल्ट नहीं देती है। सो इट इज़ वेरी गुड कि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तब चीज़ों की डीपर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और यही केस यहाँ पे तिशानी दोषी अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि इससे पहले उनको भी समझ नहीं आता था कि येस ग्लोबल वार्मिंग इज़ क्रिएटिंग दिस बिग थ्रेट और वो रीज़न से हम ह्यूमंस, उनको समझ नहीं आया। बट जब उन्होंने प्रैक्टिकली अंटार्कटिका विजिट करा तब उनको लगा कि येस हमारी जो भी डूइंग्स हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे जो हम जिस तरीके से भी हम अर्थ को एक्सप्लॉइट करें उनके रेपरकशंस बहुत ही नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको भी अगर ऑब्जर्व करने, सो वन मस्ट विजिट अंटार्कटिका। मूविंग फर्दर आफ्टर दैट, और इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, बिकॉज तिशानी दोषी 14 डेज स्टे पर थी, 2 वीक्स वहाँ का उनका स्टे था और उसके बाद उन्होंने और वहाँ की लाइफ को एक्सप्लोर करा। तो तब वहाँ पे क्या देखती है, वहाँ की इकोसिस्टम के बारे में देखती है, जहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि वहाँ का जो अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम दैट लैक्स बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा क्यों होता है, जल्दी से स्लाइड को समझते हैं। सो आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट अंटार्कटिकाज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं एक कॉमन सराउंडिंग में, and how it lacks biodiversity. So what is biodiversity? The existence of number of different kinds of animals and plants which together make a good and healthy environment. Biodiversity diverse मतलब अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, अलग अलग टाइप के जीव जंतु जब वहाँ पे एक जगह पे रहते हैं तो एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसको बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। एंड देन moreover, it is the place to observe if you wish to see what consequences a little action can bring about in the environment. और यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे तिशानी दोषी ने भी ऑब्जर्व करा कि वहाँ अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी को देखने को नहीं मिली। बिकॉज आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन जो अब बहुत ही एडवर्स होते जाते हैं, जो बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो एट वन टाइम इतने 500 to 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करते थे, वो भी आज एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर इसीलिए कोई इकोसिस्टम नहीं है और इकोसिस्टम में कोई बायोडाइवर्सिटी देखने को भी नहीं मिलती है। Now, moreover, it is the place, और तो और बता रही है तिशानी दोषी कि that अंटार्कटिका ये वो जगह है to observe if you wish to see what consequences a little action can bring about in the environment. और तो और ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये समझना है, ये जो little action है ना, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो उन्होंने क्लियरली जस्टिफाई करा है कि हमारा एक दिन का भी एक्शन होता है ना, हमें लगता है कि हमने एक ही दिन तो ऐसा करा है, बट नहीं, अगर एक दिन इतनी ज़्यादा अनकाउंटेबल पॉपुलेशन अगर वो सारे एक एक दिन भी करते हैं तो उसका लेवल किस लेवल पे पहुंच जाता है। हम कॉन्टिन्यूसली फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते रहते हैं, ब्लैक कार्बन के क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने प्लानट की, अपनी कंट्री, अपनी अर्थ की। तो ये सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंस हमें समझ नहीं आ रहे, हम तो बस ऐसे ही जस्टिफिकेशन, छोटा सा ही तो करा, थोड़ा सा ही तो करा, इट्स नॉट अबाउट दैट। तो यहाँ पे तिशानी दोषी बोल रही हैं कि इट इज द प्लेस टू ऑब्जर्व। ये अंटार्कटिका वो जगह है अगर आप देखना चाहो क्या कि व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस अ लिटिल एक्शन कैन ब्रिंग अबाउट इन द एनवायरनमेंट। एक छोटे से एक्शन का भी क्या रिपरकशन है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट में, ये अगर आपको देखना है तो आप अंटार्कटिका जाइए, आप खुद प्रैक्टिकली विटनेस करोगे चीजों को।
If the ozone layer keeps depleting at the present rate, it will impact the lives of the inhabitants of the area like the sea animals and birds. Moreover, it will also impact the global carbon cycle. अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, अर्थ के बाहर एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्शन देती है ताकि वो डायरेक्टली अर्थ के क्रस्ट पर या अर्थ के सरफेस पर, एटमॉस्फेयर पर टच नहीं करती है, रीच नहीं करती, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करिए। बट अब हम इतना पोल्यूशन, जैसे अगर मैं ऐसे समझाऊं कि ये देखो ये अर्थ है और ये ओजोन लेयर है और यहाँ पे हमारा सन है, तो सन की जो रेज आ रही हैं ये रेज कहीं ना कहीं ओजोन पर आती है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आ पा रही हैं, तो ओजोन ये प्रोटेक्शन दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इतनी हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, हम इतना कार्बन एमिशन कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। तो डिप्लीट होके क्या हो रहा है, ये ब्लर हो रही है। अगर हम देखें डिप्लीशन का तो आप ऐसा समझ सकते हो कि डिप्लीशन की वजह से ये देखो, जैसे ये जो यहाँ पर एक लाइन थी पूरी ब्लर हो गई, चली गई। अब अगर वो ओजोन की लेयर हट जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, जो सन की रेस से डायरेक्टली अर्थ के क्रस्ट पर आएंगी और हमें डैमेज होगा। तो ये वो समझाना चाह रही है यहाँ पे तिशानी दोषी। सो इफ द ओजोन लेयर कीप्स डिप्लीटिंग एट द प्रेजेंट रेट, और अगर जैसे आज इतनी तेजी से ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट हो रही है, हर दिन डिप्लीट हो रही है, इट विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ द इनहैबिटेंट। इससे सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा, जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स है, वहाँ के जो लोग हैं, रहवासी, उनको फर्क पड़ेगा ऑफ द एरिया, उस जिसमें कोई भी हो सके। हम लोगों को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ साथ जितने भी एनिमल, बर्ड्स, फ्लोरा, फाउना जितने, उन सब भी, वो सब भी impacted होंगे। So like the sea animals and birds, moreover it will also impact the global carbon cycle। और तो और इन सब से क्या impact होगा, इन सब का impact क्या होगा, हमारी जो global carbon cycle है उस पर भी impact होगा of course, क्योंकि क्या हो रहा है कि कार्बन का emission बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अगेन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारा। तो कहीं ना कहीं इतनी अलार्मिंग कंडीशंस के थ्रू तिशानी दोषी बताना चाहती है कि इवन शी इज़ नॉट श्योर कि क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंडीशन इतनी ज़्यादा अलार्मिंग होती जा रही है दिन पर दिन। Now, finally, we learn about the contributors to climate change. क्या है burning of fossil fuels and more। ये जो emission from factories है, चिमनी से हम जो smoke emit करते हैं, fossil fuels को continuously burn कर रहे हैं, तो इन सबसे क्या हो रहा है, इनसे कार्बन emit हो रहा है, ब्लैक क्लाउड्स बन रहे हैं कार्बन के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, और मेजरली हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ऑल दिस इज डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ अंटार्कटिका, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंटार्कटिका की क्वालिटी को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं ऑल टुगेदर, एंड दिस मे कॉज इमेंस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। और ये सारी चीज़ों से हमारा कॉन्टिनेंट ही अफेक्टेड नहीं हो रहा है, बल्कि ह्यूमन लाइफ पे एक बहुत बड़ा डेंजर है या थ्रेट है। Moreover, we also learn about it through examples of phytoplankton। अब ये फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल्स हमें यही बता रहे हैं, वो जो मैंने आपको बताया था, जो काई जैसे दिखने वाले ब्लू ग्रीन एल्गे टाइप के जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस पे हमारी मरीन की जो लाइफ है, जो उन पे फीड करती हैं, उनको सर्वाइवल देते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये पढ़ लेते हैं क्या है, दे आर द ऑटोट्रोफिक सेल्फ फीडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैंक्टन कम्युनिटी एंड अ की पार्ट ऑफ ओशन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का बहुत क्रूशियल पार्ट होते हैं, बिकॉज उनको फीड करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, और इनका पूरा जो एक सिस्टम है वो इनकी वजह से चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे अंटार्कटिका पे अगर हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट डैमेज होगा, तो सिर्फ ये जो हम जो एमिशंस कर रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट डैमेज नहीं होगा, बल्कि इट इज़ अ मेजर थ्रेट टू हम ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिएट होगा। और इन सब की वजह से वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें ये भी देखने को मिला कि जो फाइटोप्लैंक्टन करके जो घास
टाइप के बोल सकते हो, जो ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और जो बहुत सारी मरीन लाइफ का जो जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होती है, चाहे ओशन हो चाहे फ्रेश सी वाटर हो, ये वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ की जितने भी उसमें जो पेड़ पौधे रहते हैं या फिर जो जीव जंतु रहते हैं जो पानी में सर्वाइव करते हैं, उनको भी फूड देते हैं और अपने सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर इनको भी डैमेज हो रहा है तो वो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं, बिकॉज कार्बन साइकिल बढ़ रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी साइकिल जितनी है वो सब ऑल टुगेदर डैमेज होगी, जिससे कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि क्या सर्वाइवल पॉसिबल है, क्या ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकेगी बहुत लंबे समय तक या नहीं। नाउ फाइनली द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर ऑब्जर्विंग सम सील्स सनबैथिंग ऑन आइस। तो जब फाइनली अब जब टुवर्ड्स द एंड, जब उनको वापस आने का उनका टाइम हो गया, तो टुवर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ डे तिशानी दोशी ने क्या ऑब्जर्व करा, द ऑथर ऑब्जर्विंग सम सील्स। अब सील्स क्या हैं, जो अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ही लेजी टाइप के होते हैं, और ये जो ये होते हैं ना, जो क्रैब्स या होते हैं, उनको ये लोग खाते हैं। सो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ सील्स है सन बेथिंग ऑन आइस, आइस पे वो लोग आइस के ऊपर वो लोग रिलैक्स करने के लिए सनबेथ कर रहे हैं। इट मेक्स हर वंडर वेदर दिस ब्यूटी विल बी रिजर्व फॉर द ईयर्स टू कम और विल द फ्यूचर बी कैटास्ट्रॉफिक। और यहाँ पे वो चैप्टर को एंड करती हैं इतने बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या ये ब्यूटीफुल सी क्रिएचर, ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, इनसे पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। दे आर एक्सटिंक्शन, दे ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड, और कुछ ऐसे हो गए हैं दे आर विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो खत्म होने की कगार पे, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कुछ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो ईशानी दोशी क्वेश्चन करती है कि वेदर दिस ब्यूटी, की ऐसी नेचुरल ब्यूटी, ऐसी जो ऐसे हमारी जो एनिमल, जो बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फाउंड है, क्या ये ब्यूटी को हम प्रिजर्व कर पाएंगे या नहीं, क्या ये कभी फ्यूचर वाली जनरेशंस को देखने को मिलेगी या नहीं। सो दिस ब्यूटी विल बी रिजर्व फॉर द ईयर्स टू कम, क्या हम ये ब्यूटी को रिजर्व करके रख पाएंगे, इनको बचा के रख पाएंगे, इनको प्रिजर्व कर पाएंगे या नहीं, और विल द फ्यूचर बी कैटास्ट्रॉफिक, या फिर हमारा भविष्य सिर्फ एक अंधकार में ही होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखेगा चारों तरफ। तो इस क्वेश्चन में, इस अलार्मिंग चीज, इस पेनफुल वर्ड्स के साथ इस चैप्टर को एक क्वेश्चन मार्क पे एंड करती हैं तिशानी दोशी। नाउ लेट्स इमीडिएटली कंक्लूड विद द चैप्टर। तो मेजरली ये जो पूरा चैप्टर था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे हमने ये चीज और देखी कि यस फॉर श्योर इट वाज टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको ये जो एंड ऑफ द अर्थ है, जिसको हमने अंटार्कटिका बोला है, बट इससे अगर हम इसका डीप मीनिंग को अगर हम इन्फर करें या फेच करें, तो इट इज समथिंग कि अर्थ का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, अर्थ प्लैनेट को थ्रेट है कि अर्थ भी एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं, बिकॉज ऑफ आर डूइंग्स, बिकॉज ऑफ आर एक्शंस, जो हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें डेंजर में आ रही हैं और थ्रेट क्रिएट कर रही हैं इवन ऑन द एग्जिस्टेंस और द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। तो अब यहाँ पर जर्नी जो है वो एक ऐसी जर्नी बन गई है विच इज़ टेकिंग टूवर्ड्स द अलार्मिंग रिजल्ट्स ऑफ आर एक्शंस। और इससे बताया जा रहा है कि हमारे जो एक्शंस है ना, ये हमें एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमारी अर्थ को खत्म कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर भी एंड हो रहा है। सो ये जर्नी दो सेंस में बहुत अच्छे से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड टू सम अप जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ समरी। वी लर्न इन डिटेल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट इज impacting our lives and of other living beings dangerously. It serves as a wake-up call
to start working to make the planet a beautiful place, a healthy place to live in or to survive. और ये हमें अलार्म बजा रहे हैं, ये जैसे घर में सुबह हम रात को अलार्म लगाते हैं, सुबह सुबह बजता है ना, वो हमें जगाता है नींद से कि जागो मोहन प्यारे, और अगर अब भी नहीं जागे तो क्या होगा, अब जागे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतनी लेट अगर जागोगे तो क्या है, तो इट्स हाई टाइम, अभी हमें जाग जाना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए कि अब हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स ऐसे लेने हैं, क्या क्या ऐसी पॉलिसीज प्लान करनी है कि जिसकी वजह से हम अपने अर्थ को सेफ गार्ड कर सके, और सिर्फ सेफ गार्ड नहीं कर सके, कैसे हम इसको और हेल्दी और एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बना सके जिसमें सर्वाइवल बहुत ही पीसफुल होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, अ विजिट बोल सकते हो, अ जर्नी, जो कि हमें जगा रही है, जो कि हमें अलार्म दे रही है कि यस जागो मोहन प्यारे। नाउ हेडिंग विद द क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर के एंड में सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए उनको हम अभी सारे जल्दी से डिस्कस करें। सो द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। अब एक क्वेश्चन क्या, हमने देखा था कि जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो कैसे डिफर कर रहा है। अगर हम पास्ट को अंटार्कटिका ओशन को पास्ट को अब कंपेयर करें, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, कि वर्ल्ड की ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो पास्ट की हिस्ट्री है, कहाँ पे कहीं ना कहीं दबी हुई है। हमने जब पढ़ा था जो कार्बन है ये कहीं ना कहीं 500 मिलियन ईयर्स अगो से दबा हुआ है अंडर द आइस। तो अंडर द आइस या अंडर द स्नो, तो इसका मतलब है कि अभी जो हिस्ट्री, जो पुरानी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री वो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रैप्ड है इस अंटार्कटिका में। वो हमें जस्टिफाई करना है, और कैसे स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस, कैसे अंटार्कटिका की पढ़ाई हमें ये चीज समझने में हेल्पफुल है। Now, let's check with the answer. Antarctica holds half a million year old carbon track records in its layers of ice. It gives us an understanding of evolution and extinction. ये हमें किसके बारे में बताता है कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं, ये भी पता चला हमें, और फिर कैसे एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं उनके बारे में भी पता चला। ओजोन एंड कार्बन, अ विजिट टू अंटार्कटिका अराउंड विच गोंडवाना वंस एग्जिस्ट। और जब हम अंटार्कटिका में विजिट करते हैं तो हमें पता चला कि एक टाइम पे गोंडवाना लैंड पे हुआ करता था, इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। तो मतलब जब गोंडवाना से हमने स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि यस कि पास्ट में ऐसा फेस था, इसका ये फॉर्म था, फिर फाइनली अब ऐसा दिख रहा है जो प्रेजेंट में हम विटनेस करते हैं। सो विटनेसिंग द जियोलॉजिकल फिनोमेना सच एज द ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस, ड्रिफ्ट मतलब अलग अलग हो गए लैंड मासेस, कि पहले पूरा एक लैंड मास था जिसमें हमारी इंडिया भी थी और अंटार्कटिका भी था, फिर ये लैंड मासेस जो है ये अलग हो गए, डिवाइड हो गए, ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं, एंड दे आर स्प्रेडिंग इनटू, और किस फॉर्म में, अब कट के क्या अलग अलग कंट्रीज बन गई, जैसे इंडिया कंट्री बन गई, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बन गया। हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि ये कब से होना शुरू हुआ, कब कंट्रीज का डिवीजन कब से शुरू हो गया, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, या आप बोल सकते हो जब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हुआ, तब से चीजें देखने को मिली हैं। नाउ these are visible signs of where humankind came from, and it gives us a clear understanding of where human life is headed. अब ये क्या बोले हैं, सारे बहुत ही visible signs हैं कि where humankind came from, कि humankind आया कहाँ से, and it gives us a clear understanding of where human life is headed if we do not take care of the environment. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सारे जो एविटेबल जो visible signs हैं जो देखने को मिल रहे हैं हमें अंटार्कटिका के, ये बता रहे हैं ऑफ वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम, पता चला ह्यूमैनिटी कहाँ से एग्जिस्ट हुई, एंड गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर ह्यूमन लाइफ इज हेडेड, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ और किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं और इनका एंड क्या है।
इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, और ये कहाँ पे हेड करेंगे ये भी हमें क्लियर दिख रहा है। अगर बहुत अच्छे से केयर नहीं करी, अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, तो ये भी पता चल रहा है कि ह्यूमंस का एंड कहाँ पे होने वाला है और ह्यूमंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स destruction. So actually seeing with our own eyes all these changes makes us understand that yes, global warming is a real threat, is a real alarm that is provoking us to wake up and to save the earth. What are the Geoff Green's reasons for including high school students in the students on ice expedition? तो ये आंसर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर में जब हमने डिस्कस किया था कि क्या रीज़न था कि why Canadian Geoff Green took high school students rather than taking the senior people or the famous people or the stars or the retired people, rich people, उनको ले जाने की जगह पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों टारगेट करा? बिकॉज दे आर sorry, because they are considered to be the policy makers and they are the future of tomorrow. और यही कुछ productive activities कर सकते हैं, fruitful activities कर सकते हैं जिसकी वजह से humanity का existence हो पाएगा, human life possible तरीके से survive कर पाएगी और हम सभी जितने भी यहाँ पर flora fauna जितने भी living beings exist करते हैं हम उनका extinction होने से बचा सकते हैं. So let's check with the answer, read immediately and then proceed. So Geoff Green feels that the students are the future generation of policy makers. They should be provided an opportunity to have this life-changing experience at a young age. इनको young age में ही इन चीज़ों से experience, इन चीज़ों से practically acquaint करा देना चाहिए. In order to foster a new understanding and respect for our planet, in order to impart a new understanding and respect for our planet, it would help them to absorb. और ये क्या होता है, अभी बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे होते हैं, जितने भी इनमें थॉट्स आते हैं, जितने भी आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन चीज़ों को ये फिर रिफ्लेक्ट करते हैं. So this is the right age to mold or to shape the future of tomorrow. And it would help them to absorb, learn and act for the benefit of the planet. The youngsters still have the idealism to save the world and they need to understand that it belongs to them. और आज भी अगर हम बात करें तो youngsters इतने aware हैं, इतने alert, इतने conscious हैं, इतनी respect है उनके लिए, अपनी planet के लिए, that they have the idealism to save the world and they need to understand that it belongs to them. और ये समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्लैनेट है ये उनका खुद का ही है और इनको अपनी ही लाइफ को सर्वाइव अगर करवाना है बहुत अच्छे से, दे हैव टू सेफगार्ड इट, दे हैव टू प्रोटेक्ट इट. So to sensitize them, it is important to provide them the visible life-changing experience. और इसीलिए उनको और प्रोवोक करने के लिए, उनको और प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन यंगस्टर्स को ऐसी जगहों पर लेके जाएं जैसे कि अंटार्कटिका था, जिसके थ्रू उन्होंने रियल लाइफ चेंजेस को विटनेस करा और उनको इम्प्रूव करने की एफर्ट्स करी. Heading with the next question, take care of the small things and the big things will take care of themselves. अभी अगर हमने छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान दिया तो बड़ी चीज़ें तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी. हमने समझा कि हमारा एक दिन का एफर्ट भी ग्रेजुअली कितना डेंजरस प्रूफ कर सकता है, कितना डेंजर बन सकता है, ये हमने बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा when we were discussing the chapter. Now, what is the relevance of this statement in the context of Antarctic continent? So this statement means that if small things are taken care of, big things will take care of themselves. There are tall grasses called phytoplankton in the southern oceans that use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds by photosynthesis. अभी जो phytoplankton के एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें हमने क्या समझा था कि ये क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं और कार्बन
डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कहाँ पर मिलते हैं, सदर्न ओशियंस में, दैट यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन and synthesize organic compounds by photosynthesis. Marine life and birds in the region sustain themselves on these tall grasses. और जितनी पूरी मरीन, पूरी एक्वेटिक लाइफ की बात करी है और बर्ड्स की, क्योंकि बर्ड्स इनडायरेक्टली किसको खाती हैं, मरीन लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मरीन लाइफ और बर्ड्स इस रीजन में तो बिल्कुल सर्वाइव कर लेंगी अगर हमने एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ध्यान रख लिया तो अगर हम एक छोटे से टॉल ग्रास का ध्यान रखेंगे तो ये इन रिजल्ट क्या देंगे, पूरी मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं और पूरी जो बर्ड्स की स्पीशीज हैं उनको भी सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो कैसे एक छोटी सी चीज़ एक बड़े चेंज लाने के लिए पॉसिबल होती है, ये हमने अभी समझा। Any disturbance in the environment in Antarctica might affect the activities of the phytoplankton. अब यहाँ पे क्या बोलो, कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है एनवायरनमेंट में, कोई भी चेंज होता है, जैसे मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करते हैं, तो अगर वाटर की अगर हम एक्वेटिक लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, अगर हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, सो डू यू थिंक विल दे बी एबल टू एग्जिस्ट और सर्वाइव? तो अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो जो मरीन लाइफ है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी तो उन पर जो एरियल लाइफ, जो बर्ड लाइफ उन पे जो डिपेंडेंट है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे करके बर्ड्स को इन रिटर्न कौन करता, तो पूरी फूड साइकिल जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। सो एनी डिस्टर्बेंस, एक छोटा सा भी अगर हम डिस्टर्ब करते हैं एनवायरनमेंट में, तो इन अंटार्कटिका माइट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन व्हिच इन टर्न माइट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ other life forms that depend on them. Small things like the phytoplankton are important in the food chain. Heading with the next question, why is Antarctica the place to go to? To understand the Earth's present, past and future. ये तो हमने बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा, बिकॉज चैप्टर स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब हमने 650 मिलियन ईयर्स अगो ये बात को देखा कि कैसा पास्ट था अंटार्कटिका का, बहुत ही वार्मर टेम्परेचर था उस समय अंटार्कटिका का, और वो शेयर करता था इंडिया के साथ बिकॉज दे वर ऑन सेम लैंड मास। फिर प्रेजेंट कैसा हो गया है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो वहाँ पे एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी वो एक्सटिंक्शन पे आ गई हैं, कोई फ्लोरा फाउना देखने को नहीं मिलता। इट इज़ ऑल, जहाँ दूर दूर तक भी देखो तो साइलेंस ही साइलेंस है, बिल्कुल अनपोल्यूटेड एरिया रह गया है। और इससे हम फ्यूचर के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। The author states that to understand the Earth's present, past and future, Antarctica is the right place to go. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अंटार्कटिका। अगर आपको समझना है कि अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है, तो अंटार्कटिका में वो सारी चीज़ें आप विटनेस कर सकते हो अपनी नेकेड आइज से। Antarctica is relatively untouched in this respect as it has never had human population. अब क्योंकि अंटार्कटिका में कभी बहुत ज़्यादा कभी लोग रहते ही नहीं थे, इसलिए वहाँ पे कोई घर नहीं बने, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स, रहने की कोई जगह ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे कभी भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। It is relatively pristine. It holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records. और वो काफ़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल जैसे बर्फ़ का गोला होता है ना, प्योर वाइट क्लीन, बिल्कुल प्रिस्टाइन लगता है। It holds in its ice cores, और उसकी जो बर्फ़ की जो सिल्स हैं, जो तहें हैं, जो लेयर्स हैं, उनके नीचे कहीं अभी भी कार्बन के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। So it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in the layers of ice. The simple ecosystem and lack of biodiversity indicate how little changes on the environment can have big repercussions. और यही छोटा सा जो इकोसिस्टम है जिसमें कोई बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ये इंडिकेट करता है कि कैसे छोटी छोटी एफर्ट्स हमारी कभी अगर हमने पास्ट से शुरू करी होंगी और उनके क्या रेपरकशंस हुए हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इफेक्ट्स, क्या रिजल्ट्स आए हैं आज के टाइम में, और अगर हम इनको कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे वो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सो इंडिकेट्स हाउ लिटिल चेंजेस ऑन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस. So that's
it with the end of this video. I hope this was the very easy chapter. Yes, ये बहुत easy है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है. एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लाइक अगर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, सो इट वुड बी हार्डली 1 or 2. एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई जियोफ ग्रीन थॉट of taking young students or high school students to expedition rather than taking the senior people or the rich people or the famous people or the stars. तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है. And also they could talk about the comparison of past with present and future about the Antarctica. So ये कुछ tentative 2 questions हैं जो आपको अच्छे समझ में आ जाने चाहिए. And I hope कि वीडियो के बाद तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी. So what you have to do now? My task is done. Now your task comes to like, share and subscribe the channel. So that's all with the video, but stay tuned for the coming few chapters. With these words, I would like to end today's video. Thank you very much, guys.